ओके, वेरी गुड। तो कहाँ तक कर लिया था हमने लास्ट? बताओ भाई, कहाँ तक हो गया था सर हमारा? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक कर दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन था जो लास्ट में किया था, वो हो गया था नो सर, कंप्लीट? वो रह गया था। ओके ओके ओके। तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं फिर से। देखो भाई, वो क्वेश्चन बेसिकली कुछ खास नहीं था। उसमें हमें फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड करना था। फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड करना था। फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट फाइंड करना था। देखो, फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये जो कंपाउंड है, ये जब अपने बेसिक पार्टिकल से मिलके बना होगा, जैसे ये Ag सॉलिड प्लस NH3 से मिलके बना होगा इस तरह से। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब ये अपने बेसिक पार्टिकल से मिलके ये जो कंपाउंड बनेगा, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसकी बात हो रही है। दैट विल बी आवर फॉर्मेशन कांस्टेंट, KF, जिस KF बोल सकते हो। जैसे किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है, तो वो कंपाउंड जिन बेसिक पार्टिकल से मिलके बना होगा, जैसे ये इससे बना होगा मिलके, ठीक है। इस चीज को जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से तुम समझ पाओगे इस चीज को। तो या फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी जस्ट इतना समझो कि जब ये अपने बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनेगा, उस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी आवर फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हैं? हमें उन दोनों, अब इस ये जो रिएक्शन है, वो जो दो रिएक्शन हमें गिवन थी, कौन कौन सी रिएक्शन गिवन थी? एक तो ये गिवन थी हमें कि Ag पॉजिटिव प्लस NH3 मिलके क्या बना रहा है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो Ag पॉजिटिव होगा ये भी, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव और NH3 मिलके बना रहा है, इसको भी इस तरह से कर लो, Ag NH3 पॉजिटिव। एक रिएक्शन तो ये थी, इसका हमें K1 की वैल्यू दे रखी थी 3.5 पॉइंट फाइव इंटू 10⁻³ फिर एक दूसरी रिएक्शन और थी कि जिसमें Ag NH3 पॉजिटिव NH3 के साथ कंबाइन करके बना रहा है Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। और इस रिएक्शन के लिए हमें K2 की वैल्यू गिवन थी 1.7 इंटू 10⁻³ अगर मैं सर इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से इसका KF निकालना चाहता हूँ, मतलब इस रिएक्शन का अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, या फिर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर दूं, तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा, तो देखो ये चीज तो आपस में कट जाएगी क्योंकि ऑपोजिट साइड में है। तो फाइनल यस इक्वेशन क्या सर। बनेगी? Ag पॉजिटिव 2NH3, और इस साइड आ जाएगा Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये फाइनल रिएक्शन बनेगी। कहने का मतलब, ये जो रिएक्शन थी, जो कि हमारी एक सबसे टारगेट रिएक्शन थी, ये इन दोनों जो गिवन रिएक्शन है, इन दोनों का एडिशन है। तो ऑब्वियसली इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो क्या मैं K1 इंटू K2 लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि अगर यस इन सर। दोनों रिएक्शन की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, तो जब भी हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1.7 इंटू 10⁻³। तो इसका आंसर देख लो कितना आ जाएगा। थर्ट देख लेना जो भी आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। समझ गए बात को? यस। यस सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। नो। नो ओके, सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक लिख लो एक बार।
एक बार लिखो, मैं आपकी अटेंडेंस भेज दूं एक बार, जस्ट एक सेकंड। लिख लिया अभी, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन को डिराइव करना है। देखो वेंट ऑफ इक्वेशन, चलो देखते हैं। एक ना थर्मोडाइनमिक्स में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, अगर तुम्हें शायद याद हो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ये डेल्टा Yes, जी sir. क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। Gas Gives free free. energy. हाँ, ये भी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, बट ये स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स, Yes, मतलब sir. ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस में होता है। आर तुम्हारा पता ही है क्या है, यूनिवर्सल गैस Universe कांस्टेंट, टी constant. टेम्परेचर है। क्यू यहाँ पे जो है दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, क्यू है रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और अगर Yes, मैं sir. इक्विलिब्रियम पे बात करूं, एट इक्विलिब्रियम पे बात करूं, तो तुम्हारा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? के। क्यू के इक्वल हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जीरो होती है। तो अगर जीरो होगी तो मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू -2.303 आर टी एल एन। तो यहाँ पे लॉग, एक मिनट, हाँ सॉरी, लॉग होगा ना, एल एन क्यों होगा, सॉरी, लॉग के, मतलब के इक्विलिब्रियम आ जाए। तो एक बात का याद, ये इक्वेशन को याद रखना, है बहुत हेल्प करती है। इसमें इस चैप्टर में तो कम करेगी, थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा करती है, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। डेल्टा इक्विलिब्रियम Yes, पे sir. डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो होती है वो होती है -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, Yes, इक्विलिब्रियम sir. पे। बट अगर किसी और कंडीशन पे तुम देखोगे तो ये इक्वेशन वैलिड होगी, क्योंकि उस केस में किसी और कंडीशन में जब तुम्हारा क्यू के इक्वल नहीं है, मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो तब ये इक्वेशन होगी। क्योंकि तब डेल्टा जी जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो तब डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी नोट, ये वाली चीज होगी। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एक तुम्हें और याद होगी डेल्टा जी नोट की इक्वेशन, वो एक होती है डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। एक इक्वेशन ये भी होती है। ठीक है, याद है? Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे Yes, sir. डेल्टा जी नोट की वैल्यू पुट करूं, तो क्या आएगा? -2.303 आर टी लॉग के इक्वल्स टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। ये चीज होगी। अच्छा, लॉग के को इस साइड रहने दो, बाकी चीजों को दूसरी साइड ले जाओ। तो माइनस को भी दूसरी साइड ले जाओ, माइनस ले जाओगे दूसरी साइड तो माइनस डेल्टा एच नोट हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा 2.303 आर टी से। यहाँ पे ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा डिवाइड कर दो, देखो टी डेल्टा एस नोट डिवाइड बाय 2.303 आर टी। ठीक है, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Yes, पहुंच गया। sir. तो ये चीज फाइनली ये चीज बन गई कि log k इक्वल्स टू, या इसको यहीं पे मिटा दो, जस्ट अ सेकंड, टी यहाँ पे मिट गया, यहाँ पे मिट, ये इक्वेशन बनी हमारे पास। ठीक है, log k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नोट 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन 2.303 आर। अच्छा, अब ये इक्वेशन है हमारे पास। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
यहाँ पे एक मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ करें। Yes, sir. इतना लिख लो एक बार सब लोग, इतना लिखो जल्दी से। Yes, sir. Certain. डन, ठीक है, एक सेकंड बस। तो ये इक्वेशन है मेरे पास, log k इक्वल्स टू ये वाली। अच्छा, इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ बनाता हूँ, मान लो log k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाता हूँ। क्या लगता है किस टाइप का ग्राफ आना चाहिए? log k वर्सेस 1/t का ग्राफ किस टाइप का ग्राफ आना चाहिए? So inversely proportional. सर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए और नेगेटिव स्लोप होगी। अच्छा, Negative slope. ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा, या कहीं और से होगा? So सर ऊपर से होगा। ऊपर से होगा। ठीक है, इक्वेशन ध्यान में Delta. दिमाग से रखो। इक्वेशन जो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ Yes, पे अगर sir. तुम देखोगे तो y हमारा log k है, log k ये y हो गया। ठीक है, Yes, दिस इज sir. y, ये y है। और ये 1/t जो है, दिस 1/t, दिस इज आर x। ठीक है, तो Yes, तुमने sir. अलग कलर। इक्वेशन को पहचानना बहुत जरूरी है, खासकर केमिस्ट्री में ये बहुत ग्राफ होते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब ये जो पूरी वैल्यू बची, ये वाली, ये क्या हो जाती है तुम्हारी m की वैल्यू विच इज स्लोप, बट ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव स्लोप होगी। और दिस इज योर c, ये क्या है c। ठीक है, ये c है तुम्हारा विच इज इंटरसेप्ट। तो मतलब ये ग्राफ Point. अगर c की वैल्यू 0 होती तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता, तो मतलब ये ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि c की वैल्यू कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो कहीं यहाँ से मान लेते हैं कहीं से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव स्लो है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो आएगा बट स्लोप नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। पॉजिटिव होती तो ऊपर की तरफ जाती, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आएगी। ठीक है, अच्छा, ये एक Yes, तरीके से sir. तुम मान सकते हो, ये एक तरीके से मान सकते हो। ये किसका ग्राफ इसको कंसिडर करोगे तुम? अच्छा चलो, उसके पहले मैं अगर तुम बोलो इसकी स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? स्लोप की वैल्यू किसकी लगी? माइनस डेल्टा एच नॉट Delta H naught. अपॉन 2.303 आर। R. और इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? tan थीटा के इक्वल। स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan थीटा के इक्वल होती है। थीटा यहाँ से तुम निकाल सकते हो, ये वाली चीज जो दिस इज थीटा। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज, सर थीटा तो दूसरी तरफ होगा ना, दूसरी पॉजिटिव तरफ साइड कहाँ से पे? लेते हैं। मतलब सर दूसरी तरफ से ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं तो मतलब समझा नहीं मैं बात, किस तरह से मतलब बोल सर रहे इस हो? यहाँ सर से जैसे ये वाला? नहीं सर, हाँ, इस लाइन के सर राइट साइड से लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के? अच्छा, ये वाला बोल रहे हो, इस ये वाला? यस सर, यस। मतलब अच्छा, इस सॉरी सॉरी समझ गया। एक्स एक्सिस से सर। ओके 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 ओके, वो थोड़ी सी, अच्छा ये वाली चीज, ठीक है, ये वाली। यस सर। ओके, चलो वो ठीक है। एंड अगर मैं उसकी बात करूं, तुम्हारा इंटरसेप्ट की बात करूं, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, 2.303 आर। ठीक है, समझ गए बात को? और यहाँ पे, हाँ, अब देखो ये कोई बता सकता है ये ग्राफ, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इस ग्राफ में तुम ध्यान से देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? टेम्परेचर बढ़ने सर से कम के हो की रही है। Come. टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू कम हो रही है? ध्यान से सोचो। देखो भाई, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अच्छा जब मैं यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ, इस साइड जा रहा हूँ, तो 1/t की वैल्यू बढ़ रही है, तो 1/t की वैल्यू कब बढ़ सकती है? जब टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही होगी।
मतलब मैं जब इस साइड जा रहा हूँ तो टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है, इस साइड जा रहा हूँ टेम्परेचर की वैल्यू कम हो रही है, मतलब और इस साइड आ रहा हूँ तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस साइड आ रहा हूँ टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज है। जैसे जैसे मैं इस साइड आ रहा हूँ तो के की वैल्यू क्या हो रही है बताओ, increase. इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू क्या हो रही है। अगर ये डायरेक्टली टी की वर्सेस ग्राफ होता फिर तो तुम बोल सकते थे। तो टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू किस केस में इंक्रीज होती है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताओ भाई, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। So endothermic. एंडोथर्मिक। तो ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक। ठीक है, अब देखो एक्सो में कैसे चेंज होगा। ठीक है, वो इस चीज को लिख लो एक बार, इस चीज को लिख लो एक बार। लिख लिया। अच्छा अब देखो, ओके, तो एक्सो की बात ठीक है, उसकी तरफ तो अब मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं फॉर एग्जांपल। Yes, sir. अब देखो अगर यहाँ पे फॉर एंडोथर्मिक ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव रही, ओवरऑल ये वैल्यू क्या रही, नेगेटिव रही। बट अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में इस डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगी ना स्लोप, ओवरऑल ये क्या बन Yes, जाएगी। sir. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ओवरऑल ये नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी अगर ये भी अगर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस केस में अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक सेकेंड, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन log k वर्सेस 1/t, तो अब भी ग्राफ यहीं कहीं से स्टार्ट होगा और अब ग्राफ इस तरह से है। अब स्लोप पॉजिटिव होगी ना, तब स्ट्रेट लाइन आएगा बट इंक्रीजिंग स्लोप के साथ। ठीक है, इंक्रीजिंग स्लोप के साथ, बस ये Yes. फर्क है। मतलब इसी चीज को हम, इसी चीज को तुम्हें ये जो चीज थी कि टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होती है, इसको मैंने ग्राफ के जरिए, मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ के जरिए बताना था जस्ट एक बार। Yes, क्योंकि sir. कभी कभी ये इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है इस तरह से, या ग्राफ की फॉर्म में आ जाता है कई बार। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज बतानी जरूरी थी। ठीक है, इक्वेशन ये थर्मोडाइनमिक्स में वैसे ये ज्यादा सॉल्व करते हैं हम, ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू गिवन होती है, के की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। No, sir. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि जब हम इस तरफ आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ठीक है, फिर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। We're done. डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें, मान लो इफ एट टेम्परेचर T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1,
is K1 and at T2 and at temperature T2 equilibrium constant is K2. Equilibrium constant is K2. देन अगर तुम देखो, मतलब मान लो मेरे पास कोई टेम्परेचर T1 है, उस T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1 है, और कोई टेम्परेचर T2 है, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूंगा तो log K1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R T1, ठीक है, प्लस यहाँ पे डेल्टा S नॉट 2.303 अपॉन R, ये चीज है। ऐसे सेकंड के लिए लिखूंगा तो विच इज log K2 माइनस डेल्टा H नॉट, नीचे क्या आ जाएगा 2.303 R टेम्परेचर T1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा S नॉट 2.303 R, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर के टाइम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K1, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होती है, और सर यहाँ पे T2 लिखना था, और T2 टेम्परेचर के टाइम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, K2 हो गई। तो अगर मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करता हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करूंगा तो क्या होगा, log K1 माइनस log K2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूंगा तो, बाकी इसमें से तुम क्या कर सकते हो, डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303 R को तुमने निकाल लिया कॉमन, इसको कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, देखो जब तुम फर्स्ट में से सेकंड माइनस करोगे तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी ना, ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, Yes, तो मैं ऐसे sir. लिख सकता Yes, हूँ sir. 1/T2 माइनस 1/T1, ये एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेम्बर, और इसमें भी तुम ये कर सकते हो, log K1 माइनस log K2 कैसे लिख सकते हो, log K1/K2, log की प्रॉपर्टी Yes, अगर sir. यहाँ पे यूज कर लो तो ये हो Yes, जाएगा sir. log K1/K2, अगर log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन तुम्हारे पास बनेगी वो ये बनेगी। इस इक्वेशन को याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें T1 टेम्परेचर पे वो log K की वैल्यू दे देगा, डेल्टा H नॉट की वैल्यू पता होगी, T1 टेम्परेचर पे दे देगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, और किसी और टेम्परेचर पे तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। ये इक्वेशन नहीं भी याद तो ये एक जनरल इक्वेशन याद रख लो, इसकी हेल्प से तुम ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. कुछ नहीं याद रख सकते तो फिर तुम एक बेसिक सा रिलेशन ये याद रख लो, कम से कम डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT वाला log K, और इसको फिर Yes, ड्राइव sir. करना पड़ेगा तुम्हें डेल्टा H नॉट और माइनस 3 डेल्टा S नॉट की हेल्प से, ठीक है। तो वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एट ए टाइम अगर भूल भी जाओ तो किस तरीके से तुम चीजों को कर सकते हो, ठीक है। और याद रखोगे कि कहाँ से बनी ये चीज तो फिर तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं कि भूल जाओगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ये माइनस का समझ नहीं आता, तो जो भी चीज तुम ऊपर लोगे, जो भी चीज ऊपर लोगे माइनस उसमें आएगा, मतलब ठीक है, उस बात का ध्यान रखना, माइनस उसमें, क्योंकि इसमें मैं 2 - 1 भी कर सकता था इक्वेशन को, 2 - 1 भी कर सकता था, ठीक है, उस हिसाब से चेंज हो जाती चीजें। तो K1 तो माइनस T1 वाली तरफ, इस चीज को इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसमें से क्वेश्चन वगैरह तो ना के बराबर ही आते हैं, ठीक है, फिर भी करना था। Sir, done. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है बेसिकली, इसमें लिखो व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन टू इक्विलिब्रियम simultaneously
साइमल्टेनियसली, एक सेकेंड, यहाँ भी साइमन आएगा ना, साइमल्टेनियस होता है ना, साइमल्टेनियस होता है, साइमल्टेनियस होता है, MUL. MUN, Sir, सर L. एल आता है एल। L. सर L. L आता है ना, Yes, Yes. sir. यस ओके। मोर देन 2 equilibrium simultaneously develop in a closed vessel, develop in a closed vessel, ठीक है, then it is called, then it is called as simultaneous equilibrium। समझो बात को, देखो फॉर एग्जांपल एक क्लोज्ड वेसल है जिसके अंदर मान लो दो तीन टाइप के अलग अलग इक्विलिब्रियम चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ए गैस कन्वर्ट हो रहा है बी गैस और सी गैस में, ठीक है, और एक और कोई इक्विलिब्रियम चल रहा है, जैसे Yes. मान लो फॉर एग्जांपल बी गैस कन्वर्ट हो रहा है डी गैस में, ठीक है, मान लो एक और चल रहा है कि डी गैस कन्वर्ट हो रहा है ई गैस प्लस एफ गैस में। जब एक ही क्लोज्ड वेसल के अंदर एक से ज्यादा टाइप के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, एक ही क्लोज्ड वेसल के अंदर एक से ज्यादा टाइप के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, तब हम ओवरऑल उसको क्या बोल देते हैं कि ये एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है, कि साइमल्टेनियसली अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम्स एक साथ एक ही वेसल में हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब इसका इफेक्ट क्या होता है वो समझते हैं कि इसमें चीजों को कवर करना कैसे होता है। तो जस्ट फॉर द एग्जांपल, मान लो मेरे पास है ए गैस, वो कन्वर्ट हो रही है 2B गैस में प्लस सी गैस में Yes, sir. प्लस सी गैस, ठीक है। मान लो इनिशियल मोल ऑफ ए ले लो 1, ठीक है, 1 ले लो, तो इसके इनिशियल मोल मान लो 1 है, इसके 0 0, एट इक्विलिब्रियम इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा x। सेम कंटेनर में एक और रिएक्शन हो रही है, विच रिएक्शन इज बी गैस कन्वर्ट हो रही है 3D गैस में, ठीक है, सेम कंटेनर में एक और रिएक्शन हो रही है जिसमें बी गैस कन्वर्ट हो रही है 3D गैस में। Yes, तो sir. इसमें अगर तुम देखोगे, मान लो इस केस में अब इसमें देखो ना, मेरे पास मान लो इस रिएक्शन से 2x मोल बने बी गैस के, है ना, इस रिएक्शन से मेरे को 2x मोल मिले बी गैस के। अब वो जो 2x मोल बने बी गैस के वो फर्दर कन्वर्ट होने लग गए डी गैस में, उसकी एक फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल कि एक रिएक्शन से मेरे को बी गैस बना और बी गैस की एक फर्दर रिएक्शन स्टार्ट होने लग गई जिससे वो डी गैस में कन्वर्ट होने लग गया। तो 2x मोल बने थे, इस 2x में से मतलब इसके हिसाब से, इस रिएक्शन के हिसाब से इसके इनिशियल मोल्स 2x होंगे जो कि यहां से हमें बन के मिले थे। और इक्विलिब्रियम में अगर मैं देखूंगा एट इक्विलिब्रियम में, तो ये 2x में से कुछ y गया, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 3y बनेगा या नहीं बनेगा भाई, ये 3y बनेगा, Yes, sir. यस ठीक है, ओके। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या चीज समझनी है तुम्हें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कि ये जो रिएक्शन है ये क्लोज वेसल के अंदर हो रही है, क्लोज वेसल के अंदर हो रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये बी गैस इस रिएक्शन का अलग है और इस रिएक्शन का अलग है। बी गैस तो बी गैस के मॉलिक्यूल्स तो हर तरफ घूम रहे हैं ना, वैसे थोड़ी Yes, कि sir. इसके कोई अलग, इसने अपना सेपरेट अलग बना रखा है कॉर्नर, इसने अलग बना रखा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा होगा, वो तो सेम ही जगह पे सब कुछ हो रहा है। तो जितने मोल्स यहाँ पे है इक्विलिब्रियम पे उतने ही तो यहाँ पे भी होने चाहिए, Yes, sir. जितने मोल्स यहाँ पे हैं उतने तो यहाँ पे होने चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में अगर कॉमन स्पीशीज आ रहे हैं अलग अलग रिएक्शन में, अगर कॉमन स्पीशीज आ रहे हैं तो उनके मोल्स हर एक इक्विलिब्रियम में सेम होंगे,
वो सेम होने भी चाहिए, अलग अलग हो ही कैसे सकते हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2x माइनस वाई है तो यहाँ पे भी 2x माइनस वाई ही होने चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस में, Yes, और sir. कुछ नहीं, बस ये चीज बेसिक समझ में आ गया सबको, Yes, ठीक sir. है। तो अगर यहाँ पे मैं अब देखूं, मुझसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ भाई कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स प्लस डी के मोल्स, दैट इज द टोटल नंबर। ए के मोल्स कितने हैं, 1 माइनस एक्स है, बी के मोल्स कितने हैं, 2x माइनस वाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बी के मोल्स को तुम 2 बार ऐड कर दोगे, वही चीज है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ये सेम ही चीज है कि कंटेनर में इसके मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, इसके 2x माइनस वाई ही हम कंसिडर करेंगे। फिर सी के मोल्स कितने हैं, x, और डी के मोल्स कितने हैं, 3y, तो इन सबको ऐड कर लो तो तुम्हारा आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1, तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द कंटेनर आफ्टर इक्विलिब्रियम। गॉट इट, समझ Yes, में आई sir. चीज। Yes, sir. बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में इतना ध्यान, ये तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बहुत हेल्प करेगी ये चीज अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा ये काम आएगी हमें, ठीक है। तो समझ के, कोई डाउट किसी को, No, sir. ठीक है, ओके, क्लियर है तो लिख लो यहाँ तक। Sir, done. डन, ठीक है, ओके। इस टाइप की मैं और रिएक्शंस देता हूँ, जैसे मान लो ये है मेरे पास 2a गैस 2b गैस प्लस 3c गैस, ठीक है, सेम कंटेनर में हो रही है, सी गैस कन्वर्ट हो रही है 2e गैस में, तो इसमें सेम वही चीज करके दिखा जो मैंने अभी की थी। इनिशियल मोल 1 ले लो, एक के इनिशियल मोल ऑफ ए के ले लो 1, और सेम चीज वही करके दिखाओ, मतलब इक्वेशंस बना के दिखाओ। एक और ए गैस प्लस 2b गैस कन्वर्ट हो रहा है 3c गैस में, इसमें इनिशियल मोल ए मत लेना, सॉरी 1 मत लेना, इसमें इनिशियल मोल ले लो ए के स्मॉल ए, ठीक है। फिर एक और रिएक्शन ए गैस कन्वर्ट हो रही है 2d गैस में, करो इसको। Sir, total moles बताना इक्विलिब्रियम का। टोटल मोल्स बताने तो बता दो, वैसे इक्वेशन बना लोगे तो टोटल मोल्स तो हो ही जाएंगे, मेन तो इक्वेशन मतलब से मतलब है, कौन सी इक्वेशन बनानी है? मतलब वही जो मैंने पहले बनाई थी 1 माइनस एक्स वो सब करके। ओ, डन से। एक सेकंड देना मेरे को जस्ट, ठीक है, हो गया सबका, यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें बेसिकली क्या हुआ, इसमें अगर देखो तो इनिशियल मोल्स 1 थे, इसके 0 0, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, 1 में से मैंने मान लिया कि 2x के, 1 में से मैंने जस्ट अज्यूम किया कि 2x के,
तो यहाँ से 2x जाएंगे तो ये कितने बनेंगे, ये भी 2x बनेंगे, और ये कितना बनेगा, ये 3x बनेगा ना। 3x. Yes. मैं यहाँ पे x भी मान सकता था, नॉट अ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x लेता तो ये कितना हो जाता है x, बताओ ये 3x कितना हो by 2. जाता, 3x/2। तो उस फ्रैक्शन को मैं हटाने के लिए मैंने यहाँ पे 2x ही ले लिया, ताकि वहां पे फ्रैक्शन में बने। ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ना, उतना x ले लिया करो, फिर उधर फ्रैक्शन नहीं बनेगी। तो ये 2x बन गया, ये 3x बन गया। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे अगर देखूंगा तो इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं, 3x, इसके 0। और Yes. इक्विलिब्रियम पे अगर देखूंगा तो यहाँ में से मान लो 3x में से कुछ y गया, तो ये कितना बनेगा, 2y बनेगा। बस यही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, 3x माइनस y। Yes, sir. सबके यही आया था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब Yes, sir. इसमें इनिशियल मोल्स जो है वो a है। तो इनिशियल मोल्स अगर मैं देखूं तो इसके a मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा इसके, सॉरी, इसके भी तो चाहिए थे इनिशियल मोल। इसके b के ले लो स्मॉल b, इसके स्मॉल b ले लो। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इक्विलिब्रियम पे अगर लिखूं एट इक्विलिब्रियम, तो मान लो a में से कुछ x गया, a में से कुछ x गया, तो b में से कितना जाएगा, 2x जाएगा ना। अगर इसमें से x जा रहे हैं तो इसमें से 2x जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा कितना, 3x। ये बनेगा कितना, 3x। तो मैंने x किया, यहाँ से 2x किया, ये 3x बना। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अब इनिशियल मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स, यहाँ पे Minus 0। x. और ये इनिशियल हो गए। इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस एक्स में से कुछ y जाएगा, a माइनस एक्स में से कुछ Yes, y sir. जाएगा, और ये कितना बनेगा, 2y। और यही चीज यहाँ भी होगी, यहाँ भी अगर a माइनस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ भी a माइनस एक्स माइनस वाई। बोलो भाई, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट। क्लियर है सबको यहाँ तक। Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन करो इसका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। तो क्वेश्चन लिखो, वन 102 ग्राम of solid NH4HS is taken in 2-liter flask at 57 degrees Celsius. Following two equilibrium exist simultaneously. तो क्या है मेरे पास, NH4HS सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया गैस में प्लस H2S गैस में, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर ये जो अमोनिया गैस बनी, ये फर्दर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कन्वर्ट होने की, किसमें, नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। अच्छा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें 1/2 लिखा है, इसमें 3/2 है, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और लिखो इसमें 1 mole of the solid decomposes to maintain both the equilibrium and 0.75 mole of hydrogen gas was found at the equilibrium. Then find the equilibrium concentration
concentration of all the species and Kc for both the reaction. And Kc for both the reactions. करो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से। फिर से मैं बता दूं, मेरे पास 102 ग्राम NH4 सॉलिड है, NH4HS, जिसको 2 लीटर फ्लास्क में लिया, ये दो इक्विलिब्रियम बना रहा है। 1 मोल सॉलिड का डिकम्पोज कर रहा है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डिकम्पोज कर रहा है टू मेंटेन बोथ द इक्विलिब्रियम। मतलब जितने भी इसके मोल होंगे, हमें नहीं पता टोटल मोल्स कितने हैं, वो तुम निकालोगे 102 ग्राम की हेल्प से, उसमें से 1 मोल डिकम्पोज कर रहा है और 0.75 मोल इक्विलिब्रियम पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस का। बस आगे तुम्हें पता है क्या क्या फाइंड करना है। करो इस क्वेश्चन को। जिसका हो जाए वो हैंड रेस करके बताना। कर पा रहे हो ना सब लोग? Yes.
सिंपल है क्वेश्चन यार, जल्दी करो। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम निकला कैसी? आवाज आ रही है मेरी भी? Yes, sir. इसका कैसे नहीं निकला अभी तक? सिंपल तो है, जल्दी करो यार। सो H2 की कंसेंट्रेशन 0.25 आ रही है। H2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.25, ये तो मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। मेरे को इसका KC1 बता दो, उसकी वैल्यू मेरे को पता है। मतलब इसका KC निकाल दो। सर 0.25। KC की वैल्यू 0.25। नो, जस्ट एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। हाँ भी आवाज आ रही है ना? एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मेरे को जस्ट एक सेकंड देना। KC1 की वैल्यू 1/8 है। KC1 की वैल्यू देखें एक बार, क्वेश्चन हुआ सॉल्व? आवाज तो आ रही है ना मेरी भी? Yes, sir. अच्छा देखो, Yes, बहुत ही sir. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो तुम मोल्स निकाले होंगे तुमने इसके, यस NH4HS के, वो कितने आए होंगे? 102। इसका मोलर मास कितना है? 51। 60, तो 2 मोल्स आ 2 जाएंगे। सर 2। 2 मोल्स, बहुत ही सिंपल, 2 मोल्स आ गए इसके, ठीक है। अब इसके इनिशियल मोल्स 2 हैं, इसके 0 होंगे। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 में से 1 मोल डिसोसिएट कर दो, ठीक है। 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, अगर 2 में से 1 मोल डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ये कितना कितना बन जाएगा? बताओ, ये कितने कितने बनेंगे? 1 1 बनेंगे ना? सर 1 एक डिसोसिएट हुआ तो एक एक ही बनेगा ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, मोल मोल एनालिसिस लगाओ तो एक डिसोसिएट हुआ, एक एक बना, ठीक है। दूसरी चीज इसमें, अब यहाँ पे इनिशियल मोल NH3 गैस का कितना हो गया? 1 मोल, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इनिशियल मोल्स कितने आ गए? 1 मोल आ गए, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब ये एक में से मान लो अगर x जाएगा तो ये x/2 बनेगा और ये बनेगा 3x/2। यस
यहाँ तक तो कर लिया होगा सबने। अगर Yes, यहाँ पे yes, 1 माइनस yes, एक्स है तो बस इस बात का ध्यान रखना था कि यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स ही होना चाहिए था। ठीक है। और Yes, अब हमें sir. क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोल्स ऑफ H2 गिवन है। मोल्स ऑफ H2 कितने गिवन है, मतलब हमें 3x/2 की वैल्यू गिवन है 0.75। Yes, अच्छा, sir. 0.75 को क्या मैं 3/4 लिख सकता हूँ? Yes, sir. यहाँ से x की वैल्यू, ये 2 से 2 गया, ये 3 से 3 गया, तो क्या 1/2 आ जाएगी? Yes, sir. yes, तो यहाँ पे अगर तुम्हें x की वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 आ गया। तो क्या अब KC1 की वैल्यू तो निकल ही सकती थी ना यार, कितनी आ जाएगी? अब ये सबके मोल्स हैं और ध्यान रहे 2 लीटर फ्लास्क का साइज है, तो हमें कंसंट्रेशन लेनी होती है ना। तो कंसंट्रेशन लेने के लिए 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाय एक मोल। यहाँ पे किसके कितने मोल बचे, 1 मोल बचा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अगर तुम करोगे सॉल्व तो ये कितना आएगा, 1/8 नहीं आ जाएगा? वन अपॉन फोर इंटू टू, अच्छा ये तो 2 1 ऊपर by जाएगा, 4 सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी, 1/4 ही आएगा। ओके ओके, सॉरी सॉरी, वो मेरे को गलती होगी यहाँ से। ये 2 ऊपर जाएगा। ओ नहीं 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 नहीं, ये तो सॉलिड है ना। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। yes, sir, solid का 1 होगा। ये तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड है ना, आई थिंक बैलेंस्ड है रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. ये सॉलिड है भाई, सॉलिड का हम कैसे ले सकते हैं? सॉलिड के लिए तो 1 होगा, इसको तो लेना ही नहीं है। सॉलिड के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो ऑब्वियसली ये क्या आ जाएगा, 1/। ठीक है, समझ गए आगे KC1 की वैल्यू 1/8 कैसे होगी? Yes, sir. yes, अच्छा, यस सर। अब KC1 आ गया तो KC2 तो सिंपल ही है ना। KC2 भी निकाल ही लोगे, तुम्हें सबकी वैल्यू पता ही है। 1 माइनस 1/2 कितना आ गया, 1/2। ये 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन, सॉरी 1/2 इंटू 2, ये आ गया 1/4। और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3, 1/2 इंटू 2, ये कितना आ गया 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम KC2 निकालना चाहते हो तो अब सबका ध्यान से देखना, 1/4। अब सबके लिए कॉन्सेंट्रेशन लेनी है फिर से, क्योंकि सबको 2 से डिवाइड करना जरूरी है। 3/4 2, और यहाँ पे 1/, इसको बैलेंस, अच्छा हाँ, इसका 1/4 इंटू 2, इसको डिवाइड, इसके ऊपर इसका स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन भी आएगा विच इज 1/2। 1/2 1/2, इसके ऊपर स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन कितना, 3/2। ठीक है, समझ रहे हो? और Yes, sir. ये 1/2 इंटू 2, और इसके ऊपर स्टैचोमेट्रिक ऑप्शन 1 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इस चीज को सॉल्व कर लो। इस चीज को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा 3 की पावर में 3/2 डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। समझ गए बात को? Yes, sir. 8 का 3/2 सॉल्व कर लिया इन्होंने, मतलब सॉरी 1/8 का इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो 1/8 को ऊपर ले जाओगे तो 2/3 हो जाएगी। उस तरीके से इन्होंने सॉल्व कर लिया उसको। समझ गए बात को? Yes, sir. yes, sir, बताओ कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, कोई भी? no, sir, No, sir. ऑल क्लियर? Yes, yes, sir. sir, वेरी गुड। बस इसमें यही छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कई बार सॉलिड वाला ध्यान नहीं रहता, तो ये छोटी मोटी चीजें रहे। एक एक तो ये गलती होती है, कई बार गलती हम करते हैं वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम लेना भूल जाते हैं। ठीक है, और बस ये छोटी मोटी मिस्टेक्स इसमें ध्यान रखनी है, बाकी इसमें क्वेश्चन ज्यादा कोई हार्ड नहीं आते। Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वो करोगे? yes sir. Yes, sir. चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, when NO and NO2 are mixed, the following equilibrium, are obtained. पहला है 2NO2 गैस इक्विलिब्रियम में है,
N2O4 गैस के, ठीक है। और दूसरी चीज NO गैस है, NO2 गैस के साथ कंबाइन करके N2O3 गैस बना रही है। पहली रिएक्शन का केपी हमें गिवन है 6.8 ATM इनवर्स, और दूसरी इक्वेशन का केपी हमें निकालना है। और क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट when NO and NO2 when NO and NO2 are mixed in ratio 1:2, P टोटल हमें गिवन है 5.05 ATM, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 जो गिवन है वो है 1.7 ATM एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट क्या क्या करना है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम, पीपी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम पे NO का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। और दूसरा यही जो रिएक्शन है इसका केपी, दूसरा यही है, ठीक है, केपी फॉर दिस रिएक्शन, दूसरा ये। करो इस क्वेश्चन को।
हो रहा है क्वेश्चन? सर उसका केपी 7.580 है। कितना 7 पॉइंट आंसर तो ये यार इसका मेरे को भी नहीं पता, आंसर पता नहीं है मेरे को इसका। कर लो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, हुआ किसी का? देखो इसमें मोल्स सेलेक्ट करके भी चल सकते हो कि जैसे तुम्हें इसमें रेशो में गिवन है मोल्स NO और NO2 के ना, NO और NO2 के रेशो में गिवन है, तो अगर उसका 1 मोल होगा तो उसके 2 मोल्स होंगे, ठीक है। यस और अगर सर। उसके x होंगे तो उसके 2x होंगे, ठीक है। तो यहाँ मोल्स मान के भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, तो मोल्स ही मान लो। तो इनिशियल मोल्स अगर तुम इसका एक कंसीडर करोगे तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 2 मोल्स हो जाएंगे इनिशियली, ठीक है। अब यस सर। 2 मोल्स में से फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम्हारा गया कुछ, कितना गया, मान लो 2x गया, तो ये कितना बनेगा? ये x बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये 2 में से 2x गया तो ये कितना बन यस जाएगा? x बन जाएगा, सर एक्स। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें एक और चीज यहाँ पे आई थिंक गिवन होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये गिवन है 1.780 है। यस ये सर। कितने गिवन है? 1.780 है। अच्छा, अब ये तो पार्शियल प्रेशर गिवन है, और ये हमने ये जो हमें रेशियो गिवन थी ये किसकी गिवन थी? NO और N2 आर मिक्स इन द रेशियो 1:2। हाँ, ये 1:2 में यस मिक्स सर। किए हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये मोल रेशियो ही होगी मेरे हिसाब से, तो मोल्स की ही रेशियो होगी ये। अच्छा, इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, एक चीज अगर बताओ मेरे को, अगर मान लो इसका कुछ वॉल्यूम V होगा विच इज फिक्स्ड, ठीक है, कुछ टेम्परेचर T पे रिएक्शन हो रही है विच इज फिक्स्ड, तो अगर मैं PV इक्वल्स टू nRT को देखूं, PV इक्वल्स टू nRT, तो पार्शियल प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, यस सर। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम पार्शियल प्रेशर की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो, बोल सकते हैं ना। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स को हम यस पार्शियल सर। प्रेशर की तरह भी, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर को लेके चल रहे हो, तुम ऐसा मान सकते हो, ठीक है, कि हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ही सब चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेशियो में तो दे रखा है, तो ऑब्वियसली इनका पार्शियल प्रेशर भी तो इसी रेशियो में होगा,
इनका पार्शियल प्रेशर भी इसी रेशियो में होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं पार्शियल प्रेशर में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो काफी क्वेश्चन हमें ऐसे करने पड़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, यस पर सर। यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर भी वैसे गिवन है, टोटल प्रेशर भी गिवन है। तो टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन करके वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो इस तरह से चलें, फॉर एग्जांपल कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 गिवन है विच इज 1.7। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर इक्वल्स टू 1.7। ठीक है, एंड यहाँ पे अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स की गेम है ना, यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे हमें। टोटल प्रेशर दे रखा है, अच्छा चलो इसको रहने दो, हम ना इसको ऐसे ही सीधा वही मान के करते हैं। ठीक है, वही चीज मान के करते हैं डायरेक्टली। तो इसको मैं सीधा यहाँ से x की वैल्यू लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका मेरे को केपी भी तो गिवन है। ठीक है, केपी भी मेरे को इसका गिवन ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली x की वैल्यू लिख दूँ तुम्हारी 1.7 पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, 2 - 2 इंटू 1.7, दैट इज ये आ जाएगी 2 माइनस, नहीं ये तो चीज गलत हो जाएगी यहाँ पे, नहीं ये चीज तो गलत हो जाएगी। इसको ऐसा करते हैं, जस्ट एक सेकंड देखो, इसको एक काम करते हैं, x की फॉर्म में लेते हैं ना। अगर ये 2x है और ये x है, इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ में से मान लेते हैं कुछ अल्फा गया, और ये बनेगा अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अब अल्फा अपॉन 2 को हम 1.7 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से अल्फा आ जाएगा तुम्हारा 1.7 इंटू 2 दैट इज 3.4। यहाँ से फिर अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, उसके पहले एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी बना लेते हैं एक बार सेकंड इक्वेशन को भी बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास इसके NO के x मोल्स है, क्योंकि ये 1:2 दे रखे थे। अगर इसके x मोल तो इसके 2x मोल्स है ना, अगर इसके x मोल तो इसके 2x मोल्स। तो यहाँ पे अगर देखें x मोल्स हैं इसके, x मोल में से यहाँ पे मान लो गया कुछ यहाँ से कुछ y गया। ठीक है, NO2 गैस के मोल्स हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं, 2x माइनस अल्फा। या अल्फा की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2x माइनस 3.4। ठीक है, और यहाँ से फिर कुछ और भी जाएगा, यहाँ से कुछ और भी जाएगा, मान लो y गया, तो ये कितना बन जाएगा y। यहाँ तक क्लियर है, बोलो देखो, यहाँ तक यस चीजें सर। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं ऐसे इस तरह से इसको भी यहाँ पे y लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को इस रिएक्शन का केपी पता है ना, केपी पता है 6.8 है। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को पता है यस सर। कितनी वैल्यू है मेरे की, इसकी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 1.7। इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं 2x माइनस अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है 3.4, y की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू मेरे को नहीं पता। और मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन था, टोटल प्रेशर गिवन है। ठीक है, टोटल प्रेशर गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू है। यहाँ से आगे क्या करें, आगे क्या करें, यहाँ से सर सर अल्फा बाय हम 2 को 1.7 कैसे माना? अल्फा बाय 2 को, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर 1.7 गिवन है ना, इसको हम पार्शियल प्रेशर की तरह कंसिडर करके चल रहे हैं। मोल्स की जगह ऐसे ले सकते हैं पार्शियल प्रेशर? हाँ ले सकते हैं, उस केस में ले सकते हैं जब बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो हम P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स मान सकते हैं ना। इनकी रेशियो में गिवन था ना, मैं स्टार्टिंग में इनकी क्वांटिटीज Yes. रेशियो में गिवन है। मान लो मोल्स की रेशियो गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर की भी तो उसी रेशियो में हो गए। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर x है तो इसका पार्शियल प्रेशर 2x हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो उसी को मैंने पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, बस ये चीज की। ओके सर। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या गिवन था हमें इस क्वेश्चन में, कुछ तो चीज मिस कर रहे हैं हम।
P total. इसका वन पी टोटल 5.05 पी टोटल का यूज कर सकते हैं क्या इसको निकालने के लिए? तो हमारे पास ये 1.7 है। ओके, डिवाइड करेंगे इसको। टू एक्स माइनस 3.4 माइनस वाई भी लेना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हमें टोटल अगर मैं इसका सबका ऐड कर दूं, मतलब 2x - 3.4 माइनस वाई प्लस 3.4 प्लस x माइनस वाई प्लस 2x - 3.4 माइनस वाई प्लस वाई, इन सबको ऐड करके क्या आएगा देखो, ये y से y कैंसिल। देखना एक बार क्या आता है ऐड करके। 3.4 से 3.4 कैंसिल, 2x 2x 4x 5x 5x माइनस y कितने हो गए, -2y और बोलो भाई -3.4। ठीक है। Yes, sir. इस केपी की जगह पे हमें वैल्यू पता है कितनी, 6.8। Yes, sir. ठीक है। और इसको मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, टोटल प्रेशर में गिवन है 5.05। ठीक है। Yes, sir. अब ये मेरे पास एक हिसाब से ऐसा मान लो कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहां से मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा हार्ड हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन वाइज थोड़ी सी चीजें थोड़ी सी हार्ड हो गई हैं। नहीं तो सॉल्व इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको Yes, फर्दर sir. आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स वाई की वैल्यू वैल्यू पता चल गई तो फिर सबके पार्शियल प्रेशर पता चल जाएंगे, सबके पार्शियल प्रेशर पता चल गए तो यहाँ से हम केपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो कभी भी Yes, ऐसा sir. हो कभी भी ऐसा हो कि पार्शियल प्रेशर्स में डील करना है और तुम्हें इस तरह से गिवन है, तो डायरेक्टली तुम सब चीजें फिक्स्ड है तो पार्शियल प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लेके हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में है ना? क्योंकि हम इसमें लेट ही तो करना है, तो लेट रेशियो में गिवन था तो उस हिसाब से हमने पार्शियल प्रेशर को उस तरीके से मान लिया। ठीक है, समझ में आई Yes, बात? sir. बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े फिर। Yes. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, जब मान लो दो अलग अलग फेज आपस में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक्स सॉलिड इक्विलिब्रियम में है, एक्स लिक्विड में, Yes, दिस इज sir. फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फेज इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस। वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, क्योंकि एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा, या गैस होगा एक Yes, लिक्विड sir. होगा, इस तरह से। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, जहां तो मेल्टिंग, ज्यादातर केसेस में मेल्टिंग मेल्टिंग या फ्यूजन वाला केस होता है। ये मेल्टिंग या फ्यूजन वाला केस होता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में। मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भाई, अगर मैं डिफाइन करूं मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट।
तो बेसिकली वो क्या होता है, टेम्परेचर एट विच rate of melting of solid equals to rate of freezing of solid। तो जैसे तुम देख ही सकते हो ये वाली रिएक्शन, इसमें क्या है, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम है। तो सॉलिड, इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड में लिक्विड का जो रेट है चेंज होने का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। Yes, sir. और लिक्विड sir. से जो सॉलिड चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड। Please. Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, फ्रीजिंग ऑफ सॉलिड क्यों बोलेंगे, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड बोल Liquid. दो, या एक्स लिक्विड बोल दो, यहाँ पे एक्स सॉलिड बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका लिक्विड का फ्रीज होना और यहाँ से इसका मेल्ट होना, इन दोनों के रेट क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। Yes, तो sir. उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट पे उन दोनों के रेट इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम Yes, पॉइंट। equilibrium. ठीक है, हाँ, और ये चीज हमने काफी हद तक पढ़ भी रखी है। अच्छा, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, अगर बात करूं एक्सटर्नल प्रेशर की, अगर एक्सटर्नल प्रेशर मान लो 1 atm हो, ठीक है, तो देन द टेम्परेचर कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, जब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तब टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एंड इफ प्रेशर इक्वल्स टू 1 बार, अगर प्रेशर 1 बार हो तब हम क्या बोलते हैं, देन इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो 1 बार पे हम स्टैंडर्ड मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, 1 atm पे नॉर्मल मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जो कि नॉर्मल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है भाई, Yes, sir. Yes, sir. ओके। बाकी इसमें यार तुम्हारा एक वेपर प्रेशर वाला केस है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, उसको फिर से थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। वेपर प्रेशर सबको याद है ना, क्या था, Yes, sir. Yes. क्या था, कोई बताएगा। ICRT. बताओ क्या था वेपर प्रेशर। कौन बताएगा वेपर प्रेशर के बारे में क्या था। सर प्रेशर सर लिक्विड के applied वेपर by जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। yes sir लिक्विड के वेपर जब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम, किस किस चीज में इक्विलिब्रियम होता है वो। So liquid and vapor. लिक्विड एंड वेपर, वेरी गुड। तो कोई मान लो एक्स लिक्विड है और एक्स वेपर के बीच में या गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है, उस टाइम पे ये जो वेपर्स पार्शियल प्रेशर लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अच्छा, इसका अगर मैं केपी लिखूंगा, अब इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसका अगर मैं केपी लिखूंगा तो वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का, इसी को तो हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। द पार्शियल Yes, sir. प्रेशर ऑफ दिस एक्स गैस एट इक्विलिब्रियम, इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं, जिस जो किसके इक्वल आ जाता है, केपी के इक्वल आ जाता है। Yes, ठीक है, sir. और एट कांस्टेंट टेम्परेचर केपी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए वेपर Yes, प्रेशर sir. भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Constant. ठीक है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। Constant. Yes. ठीक है, ऑब्वियसली नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, वो एक फैक्टर होता है, वो तुम्हें चीज पता ही है। ठीक है, एक चीज और इसमें, ये ऊपर वाला मिटा दूं थोड़ा सा। हम्म, तो देखो,
टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? वैसे केपी की वैल्यू डिक्रीज भी तो हो सकती है। इंक्रीज क्यों होगी? इंक्रीज इसलिए होगी, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि लिक्विड गैस में तभी चेंज होगा ना जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सर ठीक है, इसलिए एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक sir. रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिस वजह से तुम्हारा वेपर प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और अगर तुम्हें एग्जैक्टली फाइंड करना है तो तुम इसी तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सेम वही फॉर्मूला है तुम्हारा लॉग, बस तुम K1 K2 की जगह पे वेपर प्रेशर ले सकते हो। वेपर प्रेशर 2 अपॉन वेपर प्रेशर 1 इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। याद है ना, अभी किया हमने। यस सर। अब Yes, अगर sir. तुम्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू पता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू पता है, तो दूसरे टेम्परेचर पे भी तुम वेपर प्रेशर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। हमने इसमें जस्ट क्या किया, क्योंकि वेपर प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू दिस Kp, तो हमने इस K की जगह पे हमने वेपर प्रेशर लगा दिया, और क्या कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, सर समझ ये गए बात 1 को? upon T2 माइनस 1 upon T1 था। क्या 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 1 upon T2 माइनस 1 upon T1। इसमें मैंने 2 ऊपर ले लिया है ना, उसमें 2 नीचे होगा, मैंने 2 ऊपर ले लिया। बस यही चीज तुम्हें याद रखनी है, जो ऊपर होगा वहां पे माइनस आएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने ध्यान से देखो, उसमें मैंने K1 लिया था ऊपर, याद आया? यस सर। हाँ, तो इसको अगर तुम ऐसे करो, बस इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, तो इसको अगर तुम ऐसे कर लोगे 1/2 कर लो, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ भी T1 T2 हो जाएगा। ठीक है, Yes, क्लियर? sir. यस सर। ठीक है, ओके ओके, चलो भाई ठीक है। फिर इसमें एक और चीज होती है, वो भी बता देता हूँ, फिर एंड करते हैं लेक्चर को। मतलब चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया है। कोई देख लूंगा मैं, कोई एक आध चीज बची ना हो तो वो मतलब 15-20 मिनट में कवर हो जाएगी, नहीं तो ऑलमोस्ट चैप्टर तुम्हारा खत्म है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, एक टर्म होती है परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखा होगा ना तुमने, ह्यूमिडिटी होता है कि आज 70% ह्यूमिडिटी, 80% ह्यूमिडिटी है। जब ह्यूमिडिटी 100% पे पहुंच जाती है तो पूरा बारिश माहौल बन जाता है, बारिश हो जाती है, नॉर्मली तुमने देखा होगा। और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ती है तो गर्मी बहुत बढ़ने लग जाती है, मतलब मॉइस्चर, तुम्हारा Yes, sir. एटमोस्फेयर में मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब 100 में पहुंच जाता है तो फिर ऑलमोस्ट बारिश ही आ जाती है। मतलब जब 100 में पहुंच जाता है तो कंडेंसेशन हो जाती है। क्या होता है? कंडेंसेशन हो जाती है। ठीक है ना? नॉर्मल मैं अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल पहले क्या होता रहता है, मतलब अर्थ के हिसाब से मैंने बताया था ना, अर्थ के हिसाब से इक्विलिब्रियम हमेशा डिस्टर्ब रहता है। पहले तो इवेपोरेशन ज्यादा होती रहती है, इवेपोरेशन होती रहती है। फिर क्या होता है, जब वेपर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर एकदम से कंडेंसेशन, जब बारिश होती है तो कंडेंसेशन होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए, कि बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है और थोड़े थोड़े वेपर भी बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ना होता अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू, तो इक्विलिब्रियम ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज है बेसिकली? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, और नीचे आता है वेपर प्रेशर H2 गैस एट सेम टेम्परेचर इनटू, नहीं एट, हाँ सेम टेम्परेचर बोल सकते हो, इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है देखो, पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वो पार्शियल प्रेशर है। कि जैसे मान लो कोई यहाँ पे मेरे पास
कंटेनर है, तो यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ वेपर्स बने, तो अब मान लो इक्विलिब्रियम अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश जब तक नहीं हुआ तब तक तुम इसका जो पार्शियल प्रेशर देखोगे वो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होगा, वो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर होगा। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो वो तो फिर वेपर प्रेशर, वो यही पार्शियल प्रेशर को हम क्या बोलने लग जाते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, इसी पार्शियल प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलने लग जाते हैं। अब मान लो मैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, परसेंटेज ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकाल सकता हूँ? मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमिडिटी, इस कंटेनर में ह्यूमिडिटी की वैल्यू, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे मैं ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मैं देखो मेरे को 30 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी ना, और वो मैंने निकाल रखी होगी पहले से, वो पहले से मैंने निकाल रखी होगी। जैसे जैसे जितना मेरे को याद है 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका शायद वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है 24 mm ऑफ Hg, वाटर की वेपर प्रेशर की, एंड इट इज फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि ये वेपर प्रेशर की वैल्यू किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू पता है वेपर प्रेशर की कि इतनी होती है, ठीक है। Yes, sir. तो अब तो उसी टेम्परेचर पे इसकी पार्शियल प्रेशर की जो भी वैल्यू होगी वो तुम यहाँ पे पुट करोगे, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होगी, वो किसी भी पॉइंट पे होगी वो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू, और उसी टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर की वैल्यू वो नीचे पुट करोगे और इनटू 100 कर दोगे, ठीक है। तो तुम परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू, मान लो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो ये परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। जैसे ही 100% हो जाए, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर के इक्वल अचीव हो जाए, तो बेसिकली ह्यूमिडिटी का लेवल 100% पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल मान लो अर्थ में ह्यूमिडिटी हम निकालते हैं, तो उसमें निकालने का तरीका क्या, वेपर प्रेशर की तो वैल्यू पता होती है हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या क्या है, ठीक है। वो तो हम वेपर प्रेशर की वैल्यू वो तो हम अलग से कंटेनर लेके लैब में निकालते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें लिक्विड लेते हैं, सफिशिएंट इक्विलिब्रियम बनाते हैं, और वेपर प्रेशर की वैल्यू हमने लैब में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे निकाल रखी होती है। और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम क्या करेंगे, देखेंगे पार्शियल प्रेशर कितना है, कितने वेपर्स है हवा में, तो हम पार्शियल प्रेशर देख लेंगे कितना है, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल प्रेशर मतलब किसी भी टाइम पे नॉट एट इक्विलिब्रियम, और वेपर प्रेशर की वैल्यू तो हमें फिक्स पता होती है उस टेम्परेचर पे, और इसकी इनटू 100 करके हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, Yes, sir. ज्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं आता इसमें, ये नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट था, बस बताना था, ठीक है। समझ गए बात को, यस सर। बोलो भाई, क्लियर है, ठीक है, Yes. ओके, ठीक है। फिर आज के लेक्चर ये तक, टाइम भी काफी हो गया, तो शीट इसकी कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1 तो फुल कंप्लीट करके रखना। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसकी एक्सरसाइज 1 ही डिस्कस करेंगे, तो एक्सरसाइज 1 फुल कंप्लीट करके रखना इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तब Good तक के evening, लिए sir.